देखिए आज देखेंगे हम दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 13। अध्याय 13 जो है जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। जांचों और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता। देखिए इसमें 177 सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 177 ये कहता है जांच और विचारण का मामूली स्थान कहाँ, किस चीज का, कि जांच और विचारण कहाँ की जाएगी उसके बारे में है। जांच और विचारण का मामूली स्थान, इस जो चैप्टर है इसमें न्यायालय को बताया गया कि कोई मामला किस न्यायालय द्वारा सुना जाएगा उसके बारे में बताया गया, कौन सा न्यायालय उसको सुनेगा। तो जो पहला कॉमन नियम है कि भाई जांच और विचारण कहाँ किया जाएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है 177। देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। तो पहला सिंपल सा नियम क्या कहता है, किसी भी मामले का जांच और विचारण कहाँ किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। किस न्यायालय में, किस न्यायालय में किया जाएगा, जिसकी एक मिनट, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में। तो जिसकी स्थानीय अधिकारिता में, अधिकारिता में वह अपराध किया गया है। तो पहला तो ये याद रखना है आपको कि जिसको अपराध का विचारण संपल से सामान्यतः कहाँ किया जाता है, उस न्यायालय की अधिकारिता में किया जाता है जिसकी अधिकारिता में वह अपराध कारित किया जाता है। सामान्यतः अपराध का विचारण कहाँ किया जाता है, जिस न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में वो अपराध किया जाता है उसी न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में क्या किया जाता है, उसी न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, अपराध का विचारण किया जाता है। जिसकी अधिकार क्षेत्रता में कोई अपराध होता है वही न्यायालय क्या करता है, उसका विचारण करता है। तो पहला तो नियम ये है। देखिए इसमें और भी नियम है, ये तो सिंपल वाला नियम है। दूसरा नियम देखिए 178 में, ये सारे इसी के नियम है बेचारे। दूसरा कहता है जांच या विचारण का स्थान। दूसरा कहता है जांच या विचारण का स्थान, जांच या विचारण का स्थान। पहला तो कहता है मामूली स्थान, साधारणतः नॉर्मली तो यही है कि जहां जिस अधिकार क्षेत्रता में कोई अपराध हुआ है वहां का न्यायालय क्या करेगा, उसका विचारण कर लेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जांच या विचारण का स्थान कौन कौन से होंगे। इसमें लिखा है पहला, जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर कोई मामला ऐसा है जहां ये अनिश्चित है, एक ही शब्द याद रखें, क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित है। अगर कोई मामला ऐसा है कि यहाँ जहां इस ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि किस न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में वो अपराध किया गया है, तो फिर कहाँ करेंगे, फिर उन दोनों में से, इसमें लिखा है ना, जहां ये अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा ये दूसरी कंडीशन, पहले कंडीशन देख लीजिए, दूसरी कंडीशन देखिए क्या कंडीशन है। दूसरा कहता है जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में, अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया। अंशतः मतलब थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, आधा अपराध यहाँ किया गया, आधा अपराध दूसरी जगह किया गया है। अब आधा अपराध कैसे हो सकता है कि कहीं जगह, किसी जगह मान लीजिए कलेक्शन किया मनी का और दूसरी जगह क्या किया, उस अपराध को जाके के कारित करिए, या एक जगह हथियार खरीदे दूसरी जगह उसका इस्तेमाल करिए, इस तरीके से हो सकता है। तो जहां अपराध चालू जहां अपराध अंशतः एक स्थान में, एक स्थान और अंशतः दूसरे स्थान में किया जाता है, मतलब ये दो स्थानों में अपराध हो रहे हैं। यहाँ तो पता ही नहीं कि कौन सी अधिकार क्षेत्र, किसकी अधिकार क्षेत्रता में हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, अनिश्चितता है। दूसरा क्या कह रहा है, एक स्थान और दूसरे स्थान, दोनों स्थानों पर, दो स्थानों पर क्या किया है, वो अपराध किया गया, आधा इधर आधा उधर। तीसरा कहता है इसका सी, जहां अपराध चालू रहने वाला है उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। ये कह रहा है चालू रहने वाला अपराध, चालू रहने वाला, चालू रहने वाला तो अपराध आप जानते हैं, वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता उन उन क्षेत्रों में वो अपराध बनता चला जाता है। जैसे कि अपहरण का अपराध कैसा है, चालू रहने वाला अपराध है। ए स्थान से आपने किसी को अगवा किया, बी स्थान पे रखा, फिर सी स्थान पे ले गए, फिर डी स्थान पे रह गए, तो जितने स्थानों पे आप ले गए उन सब जगह क्या हुआ, एक नया अपराध बनता है। तो इस तरीके का कोई अगर अपराध है तो उन मामलों में। अगला कहता है डी, यानी कि चौथा,
जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अगला क्या कह रहा है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर मतलब कोई जगह से पैसा लिया, धन लिया, हथियार लिए, फिर जाके अपराध किए, तो विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर के बनता है, ऐसा कोई अपराध है। तो अब ये कह रहा है अगर इस तरीके के कोई अपराध हैं, ये 4 तरीके के अगर अपराध हैं, तो फिर इनका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा? तो नीचे कहता है इसमें, उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र में से किसी पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा की जा सकेगी। कह रहा उसमें किसी पर भी, किसी पर अधिकारता रखने वाले, अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, की जा सकती है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि जहां अनिश्चित है, तो अनिश्चित क्या है, अनिश्चित ये है कि भाई किस न्यायालय की सीमा के क्षेत्र में आ रहा है। 2 न्यायालय है, वहां अनिश्चितता है कि भाई ए न्यायालय है कि भैया ये बी न्यायालय है। तो ये कह रहा है भाई कौन सा न्यायालय करेगा, ए भी कर सकता है, फिर ऐसे मामले में वो बी भी कर सकता है, दोनों में से, दोनों न्यायालय में से कोई भी न्यायालय इसका क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है। अब दूसरी बात आती है कि अंशतः ए और बी, मान लो ए स्थान पे भी है अपराध और बी स्थान पे भी, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, दोनों न्यायालय क्या कर सकते हैं, विचारण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। चालू रहने वाला अपराध है, मान लीजिए ए स्थान, बी स्थान, सी स्थान, डी स्थान, जितने भी स्थान पर आए, तो ए वाला ए न्यायालय कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है, डी कर सकता है, मतलब जहां जहां अपराध रहा है उस हिसाब से। और कोई अपराध ऐसा है कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकार क्षेत्रता में आता है, मतलब आधा इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो इन दोनों न्यायालय में से भी कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, उस अपराध का विचारण कर सकता है। ये आपको याद रखना है ना। अब आप सोच रहे होगे भाई ये दोनों न्यायालय विचारण कर लें तो कैसा होगा? दोनों नहीं, फिर जो अगर उसमें फिर ये देखा जाएगा, जो न्यायालय पहले विचारण कर लेता है फिर वो उसकी भी प्रक्रिया आएगी, आगे अपन पढ़ेंगे। अगर जो न्यायालय पहले विचारण करता है, फिर उसका हाईकोर्ट तय करेगा कि भैया कौन सा न्यायालय उसका विचारण करे, ये बात आगे आएगी। अगर दोनों न्यायालय एक साथ विचारण कर लेते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है कि भाई पहले विचारण किस न्यायालय ने करा। अगर पहले जिस न्यायालय ने विचारण किया होता है, अगर वो एक ही हाईकोर्ट के अधीन आते हैं, तो फिर हाईकोर्ट तय कर देगा कि भाई ए वाला न्यायालय करेगा कि बी वाला न्यायालय करेगा विचारण। अगर वो अलग अलग हाईकोर्ट की अधिकार क्षेत्रता में आते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेट के हैं, और उनमें से दोनों न्यायालयों ने एक साथ विचारण कर लिया, तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि पहले किसने विचारण किया है। पहले मान लीजिए ए न्यायालय ने किया है, तो इसका जो हाईकोर्ट होगा वो तय करेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा न्यायालय क्या करेगा, उसका विचारण करेगा। तो ये बात आगे आएगी, है ना। अब देखिए, इसमें नहीं आएंगे, अलग चैप्टर है उसका 179। ये देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला है। ये तीसरी कंडीशन है कि अपराध कहाँ विचारणीय होगा, अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या परिणाम निकला है। क्या कह रहा है, या तो कार्य किया गया है या फिर उसका क्या निकला है, परिणाम। दो चीजें होती है ना, या तो अपराध करते हैं, एक दूसरा उसका परिणाम निकलता है। आपने अपराध किया, कार्य किया, एक्ट मतलब अपराध, कार्य मतलब अपराधी है, परिणाम मतलब जो अपराध का परिणाम निकलता है। जैसे आपने किसी को चोटिल किया, कार्य किया मतलब किसी को आपने घायल किया, अब वो जाके दूसरे शहर में जाके खत्म हो गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो परिणाम हुआ। तो ये वाली दोनों बातें हैं कि आपने चोट ए को यहाँ, जो ए व्यक्ति है, ए शहर है, मान लो बी शहर है, या मान लो जेड नाम का व्यक्ति, आपने ए शहर में क्या करा, उसको चोटें पहुंचाई और वो जाके बी शहर में क्या हुआ, मर गया, तो उसका परिणाम कहाँ निकला, बी में। तो का घटना कहाँ हुई, ए में। तो इसके बारे में कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर ऐसी बात की गई हो या ऐसा परिणाम निकला हो। तो इसमें भी ये कह रहा है कि भाई जहाँ पे कार्य किए, जहाँ इसने चोटें कारित की, यहाँ का न्यायालय भी कर सकता है इसका विचारण, और दूसरा जहां उसका परिणाम निकला है वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। तो दोनों ही जगह के न्यायालय कर सकते हैं, जहां पे भी मामला पहले आ जाता है वो न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण या जांच कर सकता है। अगर ए पे आपने किसी को चोट पहुंचाई, है ना, चाकू घोंपा ए को, जेड को ए जगह पे, और बी जगह पे जाके क्या हुआ, वो मत मर गया, तो ए जगह का न्यायालय भी उसका क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है, और बी न्यायालय के जहां वो मरा वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, उस अपराध का विचारण कर सकता है। अब देखिए 178, ये क्या कहता है,
ये कहता है जहां कार्य अन्य अपराधों से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। ये कह रहा है कि अन्य अपराधों से संबंधित ऐसे कौन से कार्य हैं कि अन्य अपराधों से, ऐसे जो अपराध हैं कि अन्य अपराधों से मिलकर के बने हैं, से संबंधित होने के कारण अपराध है, उनका विचारण कहाँ किया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कहता है। ये कहता है जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। ये कह रहा है कि भाई कोई अपराध ऐसा है कि जो स्वयं में ही अपराध है, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो उसको करता है अगर वो समर्थ होता और वो करता तो वो अपराध होता। दो बातें होती हैं, एक तो वो अपराध अपने आप में है, और अगर आपने करा नहीं लेकिन अगर आप समर्थ होते उसको करते तो वो अपराध होता। तो ऐसे मामलों में ये कह रहा है कि भाई ऐसे मामलों में कौन करेगा, ऐसे मामलों में जिस न्यायालय द्वारा वो अपराध है उसका विचारण किया जाता है वो न्यायालय, और जहां उसका जो अपराध इसके साथ मिलकर बना है वो न्यायालय। तो दोनों भी, यहाँ भी क्या कह रहा है, वो न्यायालय क्या कर सकते हैं, उसका विचारण कर सकते हैं। इसमें लिखा है यदि कर्ता अपराध के लिए समर्थ होता तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी अपराध किया गया। कि कह रहा है दोनों में से, दो अपराध है ना मिलके, तो दोनों में से कोई भी अपराध, दोनों में से कोई भी अपराध, कोई भी अपराध, आप ये मान के चलिए कि दो अपराध हैं कुल मिला के, दो अपराधों में से कोई एक अपराध भी किया जाता है किसी भी जगह, तो उनमें से जिस अधिकार क्षेत्रता में कोई एक अपराध भी किया वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। मान लीजिए ए अपराध है और बी अपराध है, ये दोनों अपराध है ना। अभी ए अपराध जो है ए अपराध है इस स्थान पे किया गया है और ये दूसरे स्थान पे किया गया है, तो ये दोनों न्यायालय क्या कर सकते हैं, उसमें से कोई भी अपराध, चाहे ए अपराध यहाँ किया गया हो यहाँ किया हो सकता, कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। एक भाग भी जरूरी नहीं, मान लीजिए ए ना करके बी कर दिया जाए यहाँ, तो बी न्यायालय भी क्या कर सकता है, जो किया गया है जिस स्थान पे, या यहाँ कर दिया जाए तो यहाँ का न्यायालय भी कर सकता है। दोनों में से, जरूरी नहीं कि ए और बी जो अपराध हैं वो दोनों एक साथ हो, यहाँ एक साथ होने की जरूरत नहीं, उनमें से कोई एक भी अपराध हो जाता है तो वहां का न्यायालय जो अधिकार उसका क्या करने के लिए, विचारण करने के लिए सक्षम है, वो क्या कर सकता है, उसका संज्ञान ले सकता है। अब देखिए 181 दिख रहा है, हाँ ये देखिए सेक्शन 181, ये कहता है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का अपराध, ये कुछ अपराधों की दशा में है, कुछ अपराधों की। इसमें देखिए, इसमें 3 4 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। पहला कहता है ठग वाली बात कहता है, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 181 ये कुछ अपराधों के मामले में है। देखिए इसमें पहला क्लॉज देखिए, पहला क्लॉज कहता है ठग होने के या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, डकैती के, हत्या से डकैती के या डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। ये अपराध, पर्टिकुलर अपराध बता दिए गए। कौन कौन से अपराध बता दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति ठग है या ठग द्वारा हत्या की जाती है, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति ठग है ना, या ठग द्वारा क्या की जाती है, ठग द्वारा हत्या, इस तरीके का कोई अपराध है, या तो कोई व्यक्ति ठग है या ठगों द्वारा क्या की जाती है, हत्या आदि कारित की जाती है। दूसरा कहता है डकैती वाला, डकैती है, कोई डकैती का अपराध है या डकैती सहित हत्या है, इस तरीके का कोई अपराध है, या कोई डकैत डाकुओं की टोली का कोई सदस्य, तो इस तरीके के अगर कोई अपराध है या कोई व्यक्ति अभिरक्षा में से भागा है, तो ये कह रहा है तो अपराधों की जांच और विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ये कह रहा है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त मिला है। दो कह रहा है कहाँ किया जाएगा, अपराध किया गया है किस न्यायालय में किया जाएगा, जहां अपराध किया गया पहला, या अभियुक्त मिला है, अभियुक्त
मिला है, मतलब जहां भी ये गिरफ्तार होता है वो न्यायालय भी कर सकता है, या तो ये अपराध जहां इसने कुल मिला के मान लो डकैती डाली इसने, तो जिस जगह इसने डकैती डाली उस न्यायालय वो न्यायालय भी कर सकता है विचारण। दूसरा, ये चूंकि डकैती डाली यानी ये डाकू है, तो ये डाकू जहां भी पकड़ा गया, जिस जगह भी पकड़ा जाएगा उस न्यायालय द्वारा भी क्या किया जा सकता है, मामले का विचारण या जांच की जा सकती है, या जांच या विचारण की जा सकती है। तो ये दोनों जगह इसकी क्या की जा सकती है, जांच विचारण की जा सकती है, जहां अपराध किया गया, दूसरा जहां अभियुक्त मिला, उन दोनों जगह क्या की जा सकती है, वहां दोनों का न्यायालय क्या कर सकता है, जांच या विचारण कर सकता है। उनमें से कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, जांच या विचारण कर सकता है। दूसरा देखिए कहता है, किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति अपहृत वो व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया हो, या ले जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध रखा गया हो। ये कह रहा है व्यपहरण अपहरण के बारे में। कौन से अपराध है, व्यपहरण। तो ये आपको याद रखना है कि भाई व्यपहरण अपहरण वाले अपराधों में कहाँ विचारण होगा, ठग वाले अपराधों में, डकैती वाले अपराधों में कहाँ होगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई अपराध व्यपहरण वाला है या अपहरण वाला अपराध है, तो कहाँ कहाँ विचारण किया जाएगा उसका, तो जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर व्यक्ति को क्या किया गया था, व्यपहृत किया गया था या अपहृत किया गया था, क्या किया गया था, व्यपहृत या अपहृत, मतलब उसका अपहरण लिख लीजिए, अपहरण किया गया था। अपहरण किया गया था, व्यपहरण किया गया था या अपहरण किया गया था, व्यपहृत भी कहते हैं या व्यपहरण भी कहते हैं, एक ही बात है। तो व्यपहृत या अपहरण, या व्यपहरण किया गया था या अपहरण किया गया था, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ये तो आप जानते ही। उस न्यायालय द्वारा जहां पे उसका पकड़, कुल मिला के जहां उसकी पकड़ हुई थी, वहां का न्यायालय कर सकता है। दूसरा कौन सा न्यायालय कर सकता है, आप चूंकि अब इनको व्यपहरण किया है, इनको पकड़ किया है, तो जहां जहां इनको ले जाया गया है, जहां छिपाया गया है इसको, अब किसी को छिपाना मतलब छिपाया है किसी व्यक्ति को, या रखा है कहीं, जितने भी स्थानों पे रखा है, कहीं पे रखा है, छिपाया है ना, तो उन स्थानों के न्यायालय भी द्वारा भी क्या किया जा सकता है, इनका विचारण किया जा सकता है। जहां इसको अपहरण हुआ है वहां भी किया जा सकता है, और जहां इनको रखा है, छिपाया है, और जहां जहां ले गए उन सारी जगह क्या किया जा सकता है, इसका विचारण किया जा सकता है। मतलब उस न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, उनका विचारण किया जा सकता है। ये वाला न्यायालय भी कर सकता है, ये वाला न्यायालय भी कर सकता है, ये वाला न्यायालय भी क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। अब तीसरा देखिए, चोरी वाले बात आ गई कि चोरी वाला कोई मामला है, चोरी है, उद्दापन है या लूट है, कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है, या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिससे उस संपत्ति की चुराई हुई संपत्ति जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया गया। अब कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिए, पहला तो ये आप जानते हैं कि चोरी हो या उद्दापन हो या लूट हो, तो पहली तो ये कहता है कि अब विचारण कहाँ हो सकता है, जहां अपराध किया गया है, ये तो कॉमन है, अपराध किया गया है। तो पहला तो ये सिंपल है कि भाई जहां अपराध किया गया वहां तो विचारण होता ही होता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर मान लो चोरी वाला मामला है, ठगी वाला मामला है ना, उद्दापन वाला मामला, तो जहां संपत्ति जब्त होती है, कहाँ पे संपत्ति, कितना याद रखो, कितना याद रखना आपको, संपत्ति क्या होती है, जब्त होती है। जहां संपत्ति जब्त होती है किसी व्यक्ति के पास से, जो चोरी की संपत्ति है, जो ठगी की संपत्ति है, उद्दापन की संपत्ति, वो जहां कहीं से भी जब्त होती है, वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, वहां का न्यायालय भी उस अपराध का विचारण कर सकता है। पहला तो कॉमन है जो जानते सभी में, ये है कि जहां अपराध किया वहां का न्यायालय तो करता ही करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा याद रखना है कि जहां से भी संपत्ति बरामद होती है या जब्त होती है, वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, उस अपराध का विचारण कर सकता है। कौन से मामले में, जो चोरी के मामले होते हैं, संपत्ति संबंधी मामले हैं कुल मिला के, जहां कोई व्यक्ति संपत्ति संबंधी मामले हैं, तो जहां भी संपत्ति पाई जाएगी वहां से उसका न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध कारित किया गया है, या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है, रखा गया है, अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित। तो ये कह रहा आपराधिक दुर्विनियोग वाला कोई अपराध है तो कहाँ किया जाएगा, ये तो पहला कॉमन नियम है, जहाँ पे सभी में एक ही नियम लागू होगा, जहाँ अपराध किया गया वहां तो लागू, वहां का न्यायालय तो कर ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या कहता है इसका,
स्थानीय अधिकारिता के अंदर कारित किया गया है, उस संपत्ति का जो अपराध का विषय वस्तु है, विषय है, कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया, रखा है अथवा लौटा है। तो कोई भी संपत्ति का वस्तु का कोई भाग प्राप्त किया गया है, क्या किया है, प्राप्त किया है, उसको अपने कब्जे में रखा है, या क्या किया है, इसने लिखा है प्राप्त किया है, रखा है अथवा लौटाया है, लौटाया है। तो इन तीनों जगह, पहला तो जहां अपराध किया वहां तो वही तथ्य है, तीसरा जहां भी वो संपत्ति को प्राप्त किया गया, कौन सी संपत्ति, जो दुर्विनियोग की विषय वस्तु है, आपराधिक न्यास भंग का विषय वस्तु है, ऐसी कोई संपत्ति है, जहां भी उसको प्राप्त किया था उस न्यायालय द्वारा, जहां से उसको हटाया गया था, हटाया रखा गया है उस न्यायालय द्वारा, या जहां से उसे लौटाया गया है उस न्यायालय द्वारा भी क्या किया जा सकता है, मतलब इन तीन न्यायालयों द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है, इनमें से किसी भी न्यायालय द्वारा। जहां प्राप्त करा है वहां वो न्यायालय भी कर सकता है, जहां प्राप्त की गई संपत्ति वो भी प्राप्त कर सकता है, और जहां रखी गई है या लौटाई गई संपत्ति वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, उसको जांच या विचारण कर सकता है। अब देखिए पांचवा और है इसमें, पांचवा कहता है किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है, या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिससे उसे चुराई हुई जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखा है। तो ये पांचवा क्या कहते हैं भाई, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है। तो ये कब्जे वाली संपत्ति कौन सी संपत्ति है, चुराई हुई संपत्ति की बात कह रहा है, कोई चुराई हुई संपत्ति कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है। तो कौन सा न्यायालय, पहला तो ये कह रहा है जिसकी अधिकार क्षेत्रता में जो अपराध किया गया है वो न्यायालय कर सकता है। दूसरा, या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में, तो जहां कब्जा, दोनों बातें हैं कुल मिला के, जहां अपराध किया गया है और जहां जिसके कब्जे में वो संपत्ति जो कब्जे में रखी जाती है वहां का न्यायालय भी कर सकता है, कुल मिला के जहां संपत्ति पाई जाती है। इसमें भी वही बात है कि जहां अपराध किया गया वहां, और जहां वो संपत्ति उसके कब्जे में पाई जाती है किसी व्यक्ति के, तो वहां का न्यायालय भी, दोनों न्यायालय क्या कर सकते हैं, उनमें से कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, अपराध का विचारण कर सकता है। तो इतना याद रखें, अगर संपत्ति वाले मामले तो जहां अपराध होता है वहां तो कर सकते हैं, और दूसरा जहां वो जब्ती होती, बरामदगी होती है ना, तो वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, वहां का न्यायालय भी अपराध का जांच या विचारण कर सकता है। बस इसमें दो चीजें याद रखना, संपत्ति वाले में कि जहां अपराध हुआ है और जहां बरामदगी होती, बस इतना याद रखना आपको, बरामदगी होती वहां की न्यायालय क्या कर सकते हैं, अपराध का विचारण कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी न्यायालय कर सकता है, जहां अपराध घटना घटित हुई है वहां का न्यायालय भी कर सकता है, और जहां वो बरामदगी हुई है वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, अपराध का विचारण कर सकता है। इसके बाद देखिए 182 है पत्रों द्वारा किए गए अपराध। 182 सेक्शन, इसको ऊपर करें। 182 कहता है पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। ये पत्र वाले हैं भाई, पत्रों वाले अपराध कैसे होते, मानहानि वाले आपने यहाँ लिखा, दूसरी जगह वो पहुंचा, तो भाई कहाँ करेंगे इसका, तो उसके बारे में है। इसमें देखिए पहला, इसमें दो क्लॉज हैं, पहला देखिए क्या कहता है। पहला कहता है किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं, या छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिधान उत्प्रेरित करने के लिए किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है या अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई। तो सारी चीजें आ गई। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कोई अपराध है जो पत्रों के माध्यम से, बस इतना याद रखें कि कोई ऐसा, इसमें छल भी शामिल है, किसी से धोखा करना भी शामिल है, तो ऐसा कोई अपराध जो पत्रों के माध्यम से या किसी भी दूरसंचार के माध्यम से किया जाता है, उन अपराधों के बारे में कह रहा है कि उन अपराधों का जो विचारण है कौन सा न्यायालय कर सकता है। इसमें लिखा है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं। ये याद रखना, कहाँ गया, भेजे गए हैं या क्या कह रहा है, प्राप्त किए, प्राप्त किए हैं। तो दोनों न्यायालय क्या कर रहा है, जहां पे आपने भेजा है पत्र और जहां प्राप्त किए गए हैं, जो जहां भेजे गए हैं
और प्राप्त किए गए हैं, मतलब जहां से भेजे हैं और जहां प्राप्त किए हैं, दोनों जगह क्या किया जा सकता है, दोनों जगह का न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण जहां भेजे गए हैं और प्राप्त किए गए। या फिर संपत्ति की बात कह रहा है कि अगर छल द्वारा कोई परिधान वगैरह किए गए थे या परिधान किया गया है किसी संपत्ति का, परिधान जहां भी किया गया है, जिस स्थान पर भी किया गया है उस स्थान का न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। तो जहां पे आप पत्र भेजते हैं या प्राप्त करते हैं दोनों जगह, या फिर जहां आप चूंकि छल कर रहे हैं तो छल करेंगे, तो मान लो कोई रकम वगैरह का लेन देन जहां भी हुआ होगा, परिधान किया होगा ना, सौंपा होगा, तो वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, वहां का न्यायालय भी उस अपराध की जांच या विचारण कर सकता है। तो यही पूछा जाता है इसमें, भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं, उस जगह पे क्या किया जा सकता है, पत्रों बारे तार वगैरह ऐसे जो भी अपराध है उनमें कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जहां भेजे गए हैं और प्राप्त किए गए हैं, दोनों जगह पे क्या किया जा सकता है, विचार। अगर मान लो ऐसा कोई अपराध है उसी में कि कोई परिधान वगैरह होता है, आपने पत्र भेजा उसके बाद परिधान हुआ, मतलब कोई लेन देन हुआ, तो लेन देन जहां भी होगा वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, चूंकि पत्र लिखे उसके बाद लेन देन हुआ, तो जो लेन देन हुआ वहां का न्यायालय भी क्या कर सकता है, उसकी जांच या विचारण कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 495 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है, या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। ये द्विविवाह वाले अपराध है कि कह रहा है कि भैया कैसे इन अपराधों में कहाँ किया जाएगा विचारण, तो इन अपराधों में ये कह रहा है प्रथम विवाह कि अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, तो कहाँ अंतिम बार निवास किया, इतना याद है, अंतिम बार जहां भी रहे पति, पहली पत्नी के साथ जहां भी अंतिम बार निवास किया वहां, या जहां अभी वर्तमान में जो पत्नी रहती है, क्या है वर्तमान में क्या कह रहा है, पत्नी पत्नी रह रही है जहां रह रही है, तो वहां दिन दोनों जगहों पर किया जा सकता है। तो वर्तमान में जहां, इसके पश्चात स्थायी रूप से पत्नी जहां भी निवास कर रही है वहां, या तो अंतिम बार, दोनों में से, दोनों पति पत्नी वाले अपराध हैं ये, तो पति पत्नी वाले अपराधों वालों में क्या कह रहा है कि कैसे किया जाएगा, या अंतिम बार एक साथ जहां भी रहे हैं जो लोग वहां किया जा सकता है। दूसरा, अब पत्नी जहां भी उसके बाद अलग हो गए ना, उसके बाद जब पत्नी स्थायी रूप से जहां भी रहने लगी वहां के न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है। हालांकि अलग से भी प्रोविजन किया गया है, तो ये क्या कर सकते हैं, वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, उन दोनों जगह में से किसी भी जगह का न्यायालय क्या कर सकता है, उसका संज्ञान ले सकता है या जांच कर सकता है, जांच और विचारण कर सकता है। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद आता है यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध। ये यात्रा वाले अपराध है, ये यात्रा के समय ऐसा कोई अपराध है कि यात्रा के समय होता है, सेक्शन 183। ये कहता है यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध, तो यात्रा याद रखें बस, यात्रा वाले अपराध है कि भी रास्ते में अपराध हो जाते हैं तो कहाँ करेंगे शिकायत, है ना, कौन सा न्यायालय करेगा इसका। ये कहता है यदि कोई अपराध उस समय किया जाता है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया है किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता से होकर जिसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। तो ये कह रहा है जहां जहां वो गई है यात्रा, मान लो एक व्यक्ति था, ए नाम का स्थान से कोई ने यात्रा शुरू की, फिर रास्ते में मान लो ट्रेन से जा रहा है कोई, है ना, तो आप जानते हैं कि जहां जहां वो स्टेज जो जिस न्यायालय की अधिकारिता आएगी आती जाएगी, उनमें से कोई भी न्यायालय, मान लो अब ये कोई अपराध हुआ है, ये 3 यात्रा, यहाँ नहीं पता पड़ा कि भाई कौन सी किसने, क्योंकि यात्रा मान लीजिए कोई का बैग चोरी हो गया या कुछ हो गया, तो कहाँ करेंगे, अब रेलवे में आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहीं आपका चोरी हो गया, सामान लगेज हो गया, तो आप ए नाम का शहर में गए, मतलब रास्ते में बैठ के ट्रेन में, फिर बी नाम के शहर में पहुंचे, फिर सी नाम के शहर में पहुंचे, आखिरी में आपको जाके पता पड़ा कि भाई हमारा बैग चोरी हो गया, तो अब आप कहाँ कर सकते हो, किस न्यायालय में, आप एक ही न्यायालय में भी कर सकते हो बात, बी में भी कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो। तो ये कह रहा है जहां जहां से होके वो संपत्ति गुजरी है वहां वहां के न्यायालय में यात्रा के समय, जो आप उसमें से किसी भी न्यायालय में जहां भी आपको पता पड़ता है कुल मिला के, वहां के न्यायालय में क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, और वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, मामले का जांच और विचारण करने के लिए सक्षम, मतलब ए न्यायालय भी सक्षम है, बी न्यायालय भी सक्षम है, सी न्यायालय भी सक्षम है। इनमें से किसी भी न्यायालय में आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, बात दाखिल कर सकते हो, परिवाद अपना दाखिल कर सकते हो, और न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी जांच या विचारण कर सकता है। तो यात्रा में समय जो भी स्थान गुजरे होते हैं और घटना जहां घटी होती है
उसके अलावा जो भी स्थान, क्योंकि अब आपकी कोई चीज चोरी होती है आपको एकदम से तो पता नहीं कहाँ चोरी हुई, आपको ये भी नहीं पता कि ये जगह हुई कि बी जगह, आपको तो जब लास्ट में स्टेशन आया तब जाके पता पड़ा। तो जो भी स्टेशन निकल गए उनमें से किसी भी जगह आप क्या कर सकते हो, वहां के सभी न्यायालय क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ये आपके ऊपर है कि किस न्यायालय में आप क्या करना चाहते हो, अपना मामला चलाना चाहते हो। तो जो जो स्थान आए हैं उनमें से किसी भी न्यायालय में आप क्या कर सकते हो, मामला दाखिल कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, तो वहां का यानी कि ये सारे के सारे न्यायालय क्या है, जांच और विचारण करने के लिए सक्षम माने गए। 184। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए स्थान। ये कह रहा है एक साथ विचारणीय, एक साथ। अब ये कह रहा है भैया एक साथ जो अपराध है उनका विचारण चल रहा है, तो उनमें किस स्थान पे करेंगे, है ना, कौन सा स्थान पे एक साथ अपराध चल रहा है, तो किस स्थान पे उसका विचारण किया जाएगा। देखिए इसमें कहता है पहला एक कहता है जहां किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219 और 320 219 और 220 या 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं और उसका विचारण किया जा सकता है। ये कह रहा है जी आगे पढ़ेंगे अपन 220 अपराधों का संयोजन है इसमें कि कौन मामलों किन किन मामलों का क्या हो सकता है, एक साथ विचारण हो सकता है, उसके बारे में है। तो ये अपन आगे बढ़ेंगे अभी। तो कह रहा है अगर कोई ऐसा अपराध है जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, आप इतना याद रखें क्योंकि कोई ऐसा अपराध है जिनका क्या किया जा सकता है, एक साथ विचारण किया जा सकता है। एक साथ मतलब दो या दो से अधिक मामले हो और उनका एक साथ क्या किया जा सकता है, विचारण हो सकता है। इस तरीके के मामले हैं कि उनका एक साथ विचारण हो सकता है, एक ही ट्रायल में पूरे मामलों का विचारण हो सकता है। बी कहता है, तो भाई इन मामलों में ये कह रहा है कि भाई कौन सा न्यायालय सुनेगा। इसमें लिखा है कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण किया जा सकता है। ये कह रहा है कि भैया धारा 323 के तहत कोई अपराधियों का संयोजन की भी बात कह रहा है, तो आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। किन पर, व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनका एक साथ क्या किया जा सकता है, एक ही ट्रायल में क्या किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। यहाँ तो इस तरीके का अगर कोई ये मामलों ये अपराधों का संयोजन है एक तरीके से, और ये अपराधियों का है कि दो या तीन अपराधी हैं उनका एक ही ट्रायल हो सकता है उस मामले में, तो क्या किया जाएगा, आगे लिखा है वहां अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। तो ये कह रहा है भैया उन अपराधों की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम, उन अपराधों की जांच या विचारण करने के लिए क्या है, मजिस्ट्रेट न्यायालय क्या है, सक्षम है। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ही वही है जो ऊपर अपन पढ़ के आए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मान लीजिए एक से अधिक अपराध थे, ए अपराध था, बी अपराध, ये तीन अपराध मिलके बने थे, है ना। तो ये जहाँ उन अपराधों की जांच या विचारण करने के लिए जो भी न्यायालय सक्षम है, ए इधर वाला अगर सक्षम है, इधर वाला सक्षम है, इधर वाला, तो इनमें से जो भी न्यायालय सक्षम है, जो भी न्यायालय सक्षम है मतलब जिसको भी राज्य सरकार ने सक्षम घोषित कर रखा है, उसकी अधिकार क्षेत्रता में अगर वो मामला आता है तो वो न्यायालय उसका विचारण कर सकता है। अगर ए की अधिकार क्षेत्रता में आता है तो ए कर सकता है, बी की अधिकार क्षेत्रता में आता है तो बी कर सकता है, सी की अधिकार क्षेत्रता में आता है तो सी कर सकता है। इनमें से कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकते हैं। ऐसे ही इन्हीं के मामले में अपराधियों का अगर संयोजन करना है तो उसमें भी जो भी न्यायालय सक्षम है उस अपराध का विचारण करने के लिए वो न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। अगर ए न्यायालय सक्षम है तो ए कर लेगा, बी न्यायालय सक्षम है तो बी कर लेगा, और सी न्यायालय सक्षम है तो सी कर लेगा। इनमें से जो भी न्यायालय क्या होगा, मामले का विचारण करने के लिए सक्षम होगा, वो उस अपराध का क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है। कैसे, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दो अपराध है ना, इधर एक अपराध ये है, दूसरा अपराध ये है और तीसरा अपराध ये है, इस तरीके के अपराध है। तो इनमें से दोनों में से तीनों में से कोई भी न्यायालय जो भी सक्षम होगा, अगर मान लीजिए तीनों सक्षम है तो इनमें से कोई भी न्यायालय जो सक्षम है वो विचारण कर सकता है। अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं है, केवल ये है तो ये कर लेगा। अगर मान लीजिए ये दो है तो इन दोनों में से कोई भी कर लेगा। अगर मानो तीनों तो तीनों में से भी कोई भी कर सकता है। जो भी सक्षम होगा वो क्या कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। अब देखिए 186 सेक्शन, अब है 185, नहीं हाँ 185, 185। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है
इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात, यह है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। ये सेशन खंडों की बात कह रहा है कि अलग अलग सेशन खंडों में अगर मामला है तो आदेश कौन दे सकता है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किन्हीं वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले के में विचारण सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या उस संहिता के या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई मामला है जो विभिन्न सेशन खंडों के अंतर्गत आता, तो ये तय कौन करेगा कि कौन सा सेशन न्यायालय उसका विचारण करेगा। मतलब अलग अलग सेशन, 2 सेशन खंड है, उनमें से विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, तो ये कह रहा है ये राज्य सरकार तय करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। ये याद रखना, ये कौन करेगा? तय राज्य सरकार करेगी। लेकिन कैसे करेगी? जो जो क्या कहते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो नियम बनाए उनके अनुसार। कौन के नियम के अनुसार? जो नियम विनियमन बनाए हैं इन लोगों ने, कौन ने? हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। उन नियमों के विरुद्ध नहीं होंगे। जो राज्य सरकार जो आदेश पारित करेगी, जो निर्देश किसने दिए? हाई कोर्ट ने दिए। जो रेगुलेशन बताए हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, उस रेगुलेशन के अनुसार ही ये क्या किया जाएगा? न्यायालय, राज्य सरकार ये तय करेगी कि उनमें से कौन सा सेशन न्यायालय क्या करेगा? मामले का विचारण करेगा। जब 2 सेशन खंड की बात होगी तब तय कौन करेगा? तब राज्य सरकार तय करेगी कि ए नंबर का जो सेशन खंड है वो सुनेगा मामले को, कि बी नंबर का जो सेशन खंड है वो सुनेगा। और वो भी कैसे तय करेगी? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार। बस इतना है। 186 देखिए, 186 क्या कहता है? 186 कहता है संदेह की दशा में उस दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। ये क्या कह रहा है भाई? संदेह के आधार पर क्या तय करना? जिला वगैरह स्थित करना। ये संदेह के आधार पर कह रहा है, संदेह के आधार पर। ये देखिए ये क्या कहता है, इसको पढ़ लीजिए। ये कहता है जहां 2 या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, तो वह स्थान, तो ये तो पहले मैंने जो बताया वही है कि जब 2 न्यायालय एक साथ विचारण कर लेते हैं तो फिर कैसा, कौन न्यायालय तय करेगा? पहला कहता है यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो उच्च न्यायालय। मान लीजिए जो 2 न्यायालय है, ए न्यायालय है प्लस बी न्यायालय, इन दोनों ने एक साथ ले लिया और ये दोनों एक ही हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हाई कोर्ट तय कर देगा। पहली कंडीशन तो सिंपल है कि हाई कोर्ट इनका सुपीरियर कोर्ट है। अब ये दोनों न्यायालय इसी हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनका निराकरण कौन करेगा? हाई कोर्ट कर देगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर दोनों एक ही हाई कोर्ट के अंदर आते हैं तो इनका निराकरण कौन कर देगा? हाई कोर्ट। लेकिन दिक्कत कब आ जाएगी? जब दोनों अलग अलग हाई कोर्ट की अधिकारता में आते हैं। दूसरा कहता है यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के अंदर पहले कार्रवाई प्रारंभ की थी। मान लीजिए ये एमपी का हाई कोर्ट है, एमपी का न्यायालय है, और ये मान लीजिए बी वाला जो न्यायालय है यूपी का न्यायालय है। अब इन दोनों ने क्या किया? एक साथ विचारण कर लिया, इनने भी मामले को ग्रहण कर लिया, इनने भी मामले को ग्रहण कर लिया। तो अब चूंकि अलग अलग जो है हाईकोर्ट के अधीन आते हैं, इनका हाईकोर्ट अलग है और इनका हाईकोर्ट अलग है, तो ये कह रहा है ऐसे मामलों में कौन सा न्यायालय तय करेगा कि भाई किस न्यायालय में मामला चलेगा? तो ये कह रहा है जिस न्यायालय ने मामला पहले ग्रहण किया हो। मान लो ए न्यायालय ने अगर मामला पहले ग्रहण किया है जो, तो ये एमपी का न्यायालय है, एमपी का कोर्ट है, तो इसका हाँ एमपी का जो हाई कोर्ट है वो तय करेगा। मान लीजिए बी न्यायालय ने अगर मामले को पहले ग्रहण कर लिया था, तो ये कहाँ का? यूपी का है, अपन यूपी का मान के चल रहे हैं, तो ये यूपी का, तो यहाँ का यूपी का जो हाई कोर्ट है वो तय करेगा कि बी चुनेगा, पहले बी विचारण करेगा कि ए करेगा। और अगर ये इस न्यायालय ने पहले सुना है तो ये तय करेगा यहाँ का कि ए करेगा कि बी करेगा। तो जिस न्यायालय ने मामला पहले ग्रहण कर लिया उसका हाई कोर्ट तय करेगा कि इन दोनों में न्यायालयों में से जो मामला है किस न्यायालय में चलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है फिर निश्चित किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाइयां बंद कर दी जाएगी। फिर मतलब ये अन्य सब कार्रवाई बंद कर दी जाएगी, मतलब अब जब तय हो गया है तो वो बाकी जो कार्रवाइयां दूसरे जो न्यायालय में जो कार्रवाइयां चल रही थी, जब दोनों न्यायालयों ने विचारण कर लिया था, जब ये तय हो गया है कि भाई कौन सा न्यायालय विचारण करेगा, तो ये तो बात स्वाभाविक सी है कि दूसरा न्यायालय जो कार्रवाई उसने अपने ग्रहण कर ली थी वो क्या करेगा? उसको बंद कर देगा। तो ये कॉमन सी बात है। अभी 187 देखिए, सेक्शन 187 ये क्या कहता है? ये कहता है स्थानीय अधिकारता के परे किए गए अपराधों के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति।
ये क्या कह रहा है, स्थानीय अधिकारिता से बाहर समन या वारंट जारी करने की शक्ति के बारे में है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत के अंदर या बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण धारा 177 से 185 की धाराओं के, जिसके अंतर्गत दोनों धाराएं भी हैं, उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है, किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया हो, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या ऐसे व्यक्ति ऐसे अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और ऐसे व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानपूर्वक रूप से जमानत देने के लिए तैयार हैं और इच्छुक हैं, तो ऐसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी हाजिरी के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंधपत्र ले सकता है। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भैया 177 से 185 तक की धाराओं के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है, किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणी है। मतलब ऐसा अपराध है कि भैया इसका जो ऊपर अपन ने जो धाराएं पढ़ी है उनके तहत तो विचारण नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है कि भारतीय विधि के अनुसार उसका क्या हो सकता है, विचारण हो सकता है। ऐसा कोई मामला है कि जिनका भारतीय विधि के अनुसार अगर विचारण हो सकता है, तो वो न्यायालय क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है जैसे कि वो अपराध उसकी ही अधिकारिता में हुआ। ये वो अपराध है जो ऊपर पढ़े उनसे भिन्न कोई अपराध है, उनमें नहीं आते हैं, लेकिन वो ऐसे अपराध है कि उनका भारत में विचारण किया जा सकता है, या कह लीजिए संहिता के अधीन वो विचारणीय अपराध है। तो ऐसे अपराधों के मामले में ये कह रहा है कि वो मजिस्ट्रेट कैसे विचारण करेंगे, जैसे उसी की अधिकारिता क्षेत्रता का वो मामला हो, जैसे उसी की अधिकार क्षेत्रता का वो मामला हो, ऐसे ही क्या कर सकता है, उसकी जांच या विचारण कर सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर वो लगता है उसको, तो दूसरे न्यायालय को क्या कर सकता है, या तो विचारण कर सकता है, समन भी कर सकता है, दूसरा जो न्यायालय सक्षम है उसको रेफर भी कर सकता है, उसको भेज भी सकता है। तीसरा कह रहा है कि जो सक्षम न्यायालय उसमें उपस्थित होने के लिए उन व्यक्तियों से, अगर हत्या और आपराधिक मानव मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, तो उनसे भिन्न जो भी अपराध है उन मामलों में उन व्यक्तियों की जमानत भी भरवा सकता है, और जमानत भर के जो भी सक्षम न्यायालय है उसमें उनको उपस्थित होने के लिए कह सकता है। तो ये सारे काम वो मजिस्ट्रेट कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आहूत किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी। अब ये कह रहा है कि भैया जिसने इस न्यायालय ने जो मामला विचारण में ले लिया उसको रेफर करना है। अब यहाँ पे दो न्यायालय हैं, ए भी है और बी भी है। ये वाला जो न्यायालय ये तय नहीं कर पा रहा कि भाई ए को भेजे कि बी को भेजे, दोनों ही सक्षम अधिकारिता वाले हैं, तो ये समझ नहीं पा रहा है। तो क्या करेगा, किसके पास भेज देगा, मामला उच्च न्यायालय के आदेश से की जाएगी। तो ये क्या करेगा, उच्च न्यायालय से मामले का गाइडलाइन मांगेगा, तो जैसा उच्च न्यायालय कहेगा उसके हिसाब से फिर मामले को ए को चाहे बी को, जैसा भी उच्च न्यायालय आदेश करे उस तरफ से उस तरीके से क्या किया जाएगा, मामले को या तो ए के पास या बी के पास क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब 188 देखिए क्या कहता है। 188 कहता है भारत से बाहर किया गया अपराध। ये कैसे अपराध है, भारत के बाहर, भारत के बाहर। ये भी आप जानते हैं वही कॉमन चीज, अगर ऐसा अपराध है जो भारतीय विधि के अधीन दंडनीय है तो उसका अपराध का विचारण कहाँ किया जा सकता है, भारत में। वही सारी चीजें इसमें हैं। इसमें लिखा है पहला, भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे पुलिस समुद्र या अन्यथा। ये कह रहा है कि भारत का नागरिक, ये तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक कहीं भी अपराध करे वो इस संहिता के अधीन दोषी होता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे पुलिस समुद्र में अपराध किया गया हो या अन्य कहीं किसी भी जगह अपराध किया गया। दूसरा कहता है किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, अगर पहला भारत का व्यक्ति तो ये कहता है चाहे वो कहीं भी अपराध करे वो दोषी है इस संहिता के अधीन। दूसरा कहता है कि अगर
संहिता मतलब आईपीसी के अधीन। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, अगर वो भारत में अपराध करता है तो दोषी है ही, भारत के बाहर अपराध करता है तो भी दोषी है, चाहे वो खुले समुद्र पे करे या किसी भी स्थान पे करे, XYZ किसी भी स्थान पे। अगर दूसरा कहता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, अगर ये व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर कोई अपराध करता है, मतलब ऐसा कोई विमान है, पोत है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, उस पर अपराध करता है, तो वो व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है, जो अन्य देश का नागरिक है, वो भी भारतीय संहिता के अनुसार, भारतीय विधि के अनुसार क्या होता है, इस संहिता द्वारा क्या होता है, उसका विचारण किया जा सकता है, उसका संज्ञान लिया जा सकता है, किया जाता है। तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाएगी मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान पर किया गया हो जहां वह पाया जाता है। तो कैसा, जहां वो पाया जाता है, पाया कहाँ किया जाएगा उसका, तो कहाँ का न्यायालय करेगा विचारण उसका, जहां भी वो पाया जाता है, मतलब जहां भी पकड़ जाएगा वो, जहां मतलब भारत के किसी भी स्थान में, जिस स्थान में वो पकड़ा जाएगा उस स्थान का न्यायालय क्या कर सकता है, उसका जांच या विचारण कर सकता है, क्योंकि वो अपराध कैसा माना जाएगा, वो अपराध ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो अपराध भारत में ही किया गया हो, और वो अपराध, वो व्यक्ति जहां भी पकड़ा जाएगा वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, उसका विचारण या जांच कर सकता है। परंतु लिखा है, परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे अपराध की भारत में जांच या विचारण केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी। ये यहाँ एक प्रोविजो दिखा है कि अगर ऐसा कोई अपराध है तो इसमें केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है, केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर इस मामले में जांच या विचारण न्यायालय नहीं करेगा। तो पहले किसकी अनुमति लेगा, वो केंद्र सरकार की अनुमति लेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, जांच या विचारण करेगा। अब 189 है, भारत के बाहर किए गए अपराध के बारे में साक्ष्य लेना। ये साक्ष्य लिए जाना, ये कह रहा भाई साक्ष्य लेना, कौन से अपराध जो भारत के बाहर किए गए। ये कह रहा है इसमें, जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत के बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण में धारा 188 के उपबंधों के अधीन 188 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या काउंसिलिंग प्रतिनिधि के समक्ष किए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शनों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसे न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिनमें ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्शन संबंधित है साक्ष्य देने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो ये कह रहा है भाई कैसे किया जाएगा साक्ष्य अगर लेना है, तो जैसा भी केंद्र सरकार ने नियम बनाए रखे हो, तब लिखा केंद्र सरकार ने जो भी नियम बनाए उनके अनुसार क्या लिया जाएगा, उनका साक्ष्य लिया जाएगा, और राजनयिक या कौन से कौशल के माध्यम से जो भी उनके साक्ष्य होते हैं, जो वहां पे जो समझौते वगैरह हुए, या मान लीजिए वहां पे दूतावास में बुला के उनके साक्ष्य हो जाते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, जैसा भी केंद्र सरकार ने नियम बनाया उनके जो साक्ष्य हो जाते हैं, उनके या जो भी दस्तावेज हो जाते हैं, जैसे कि मान लो भारत के न्यायालय का कोई समन क्या करना है, उसका साक्ष्य लेना है, तो वहां के मान लो हर जगह भारत का दूतावास है, तो वहां क्या कर देते हैं, ये सूचना कर देते हैं, सूचना करने के बाद वो लोग उस जिस देश में वो दूतावास है भारत का, वो बुलाते हैं उन्हें, वहां उनकी परीक्षा कर लेते हैं, वहीं उनके बयान हो जाते हैं, वो एक दस्तावेज वगैरह जो बना के भारत के न्यायालयों को भेज देते हैं। तो ये कह रहा है उसी प्रकार के जैसा केंद्र सरकार ने नीति बनाई है, उस दस्तावेज को भी क्या करा जाएगा, उस दस्तावेज को भी साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा और उसका भी साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ कोई खास नहीं, जो कि इसमें यहाँ तो बस इतना याद रखना कि केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है और जिसके उस नीति के अनुसार जो साक्ष्य लिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि भारत का न्यायालय को उसको बुलाएगा यहीं होंगे साक्ष्य, ऐसा जरूरी नहीं। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो जाते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकते हैं, या इस राजनयिक जो होते हैं, इसमें लिखा ना कौंसिल वगैरह, राजनयिक वगैरह जो होते हैं, प्रतिनिधि वगैरह जो होते हैं, उनके माध्यमों से भी जो साक्ष्य लिए जाते हैं, जो दस्तावेज इनके तैयार किए जाते हैं, उनको भी साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद जो अध्याय जो है 14 है, ये कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें हैं, संज्ञान वगैरह से संबंधित है, ये अपन जो है कल देखेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए इसमें, बाकी का जो है कल देखेंगे।